हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए। और अपना, अपने माँ बाप का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द वर्किंग ऑफ द लेविस मॉडल, कि कैसे वर्क करता है लेविस मॉडल, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग of the Lewis model is quite simple. He feels that if a wage higher than the institutional wage prevailing in the subsistence sector by a certain proportion of the institutional wage is fixed in the capitalistic sector, the capitalistic sector will be able to attract an unlimited quantity the labor from subsistence sector. तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत इजी है वर्क करना। जो लेविस मॉडल बहुत इजीली वर्क करता है। तो इसमें फील करते हैं कि जो एक वेज होती है अगर हायर है इंस्टीट्यूशनल वेज के कंपेरिजन में, वो हाई है, तो हम प्रिविलेज करेंगे जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है उसको, तो उसको सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल वेज इज फिक्स। तो अपन इंस्टीट्यूशनल वेजेस को फिक्स कर देंगे कुछ प्रोपोर्शनल तक इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और कैपिटलिस्टिक सेक्टर विल एबल टू अट्रैक्ट एन अनलिमिटेड क्वांटिटी द लेबर फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर। और जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में अपन जब इंस्टीट्यूशनल जो वेज को फिक्स किया है सब्सिट्यूशनल सेक्टर में, तो कोई जो सर्टेन प्रोपोर्शनल तक अपन ने जो फिक्स की है वेजेस को, इंस्टीट्यूशनल वेज को, तो इन कैपिटलिस्टिक सेक्टर द कैपिटलिस्टिक सेक्टर विल बी एबल टू अट्रैक्ट अनलिमिटेड क्वांटिटी। अनलिमिटेड क्वांटिटी को कैपिटलिस्टिक सेक्टर वो अट्रैक्ट करेगा, और सब्सिस्टेंस सेक्टर्स की जो लेबर है उसको अट्रैक्ट करेगा वो। तो जब हमने भाई सब्सिस्टेंस सेक्टर में जब अपन ने जो वेजेस का रेशियो और प्रोपोर्शन अपन ने फिक्स कर रखा है, तो जब उससे इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स से जब उसको इंस्टीट्यूशनल वेजेस से जब उसको भाई वेजेस प्राप्त होता है, तो वो सब्सिस्टेंस सेक्टर के बजाय कैपिटलिस्टिक सेक्टर में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये बात की गई है। अगर हम प्रोपोर्शनल फिक्स रखते हैं तो सब्सिस्टेंस सेक्टर से जो लेबर होगा वो कैपिटलिस्टिक सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा वो ज़्यादा। और साथ में कहा है इसे, दिस विल एनेबल टू कैपिटलिस्टिक सेक्टर टू एक्सपेंड, इट विल इन टर्न लीड टू द जनरेशन ऑफ मोर। तो इससे क्या, जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर का जो एक्सपेंड होगा और साथ में न्यू जनरेशन, जो जनरेशन ऑफ मोर, अधिक पीढ़ी का नेतृत्व करेगा, इसके बदले में लीड करेगा वो। ठीक है। In additional saving will not only help the entrepreneurs to invest more, but also to improve the quality of capital invested. जो एडिशनल सेविंग होगी, वेजेज इनकी ज़्यादा मिलेगी कैपिटलिस्टिक सेक्टर में, तो भाई सेविंग भी ज़्यादा होगी। सेविंग ज़्यादा होगी तो जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको हेल्प करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। केवल हेल्प ही नहीं करेगी ज़्यादा हेल्प इन्वेस्टमेंट करने में, बल्कि वो अच्छी क्वालिटी का एक क्वालिटी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है हमने, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा वो साथ में। दिस विल रिजल्ट इज मोर एम्प्लॉयड ऑफ लेबर फ्रॉम द सब्सिस्टेंस सेक्टर। तो जो लेबर सब्सिस्टेंस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा, दिस विल लीड टू जनरेशन ऑफ मोर सेविंग इन कैपिटलिस्टिक सेक्टर। तो जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है वहाँ से लेबर कैपिटलिस्टिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और जो साथ में जो दिस विल लीड टू जनरेशन ऑफ मोर सेविंग इन कैपिटलिस्टिक सेक्टर विच कैन बी फर्दर इन्वेस्टेड लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर सरप्लस लेबर एंड सो ऑन। तो ये जो जब लेबर कैपिटलिस्टिक सेक्टर में आ रहा है तो ये लीड करेगा ज़्यादा सेविंग्स को, ज़्यादा सेविंग जनरेट होगी इससे, और ज़्यादा सेविंग जनरेट होगी कैपिटलिस्टिक सेक्टर में, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट को भी ज़्यादा रहेगा, मीन्स सरप्लस लेबर भी सरप्लस में रहेगा, सबको रोज़गार भी मिलेगा इसमें।
सो मैं बात करूँ डायग्राम फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिस्टिक सेक्टर. V is the wage rate fixed in the capitalistic sector. It is higher than W, which represent the institutional wage. The wage in the capitalistic sector has to be higher than the institutional wage because only such higher wage can attract labor from the subsistence sector. At first, ON1 employment, labor is employment है. This will lead to the generation of surplus equal to AIMS. ठीक है, तो जो हैगा अपना ये जो ON1 है अपन का, ये लीड कर रहा है जनरेशन अपन को. सरप्लस एम्स विल बी री इन्वेस्टेड ईदर इन ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और मे बी यूज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग टेक्निक. All this will result in marginal productivity curve of labor moving M to M2. ठीक है, M1 M2. Now more labor at wage, we can employ ON2. Amount of labor will now be employed, more surplus will then be generated, would be reinvested, or marginal productivity of labor curve will shift to M3. More labor can now be employed, still more surplus will be generated and reinvested, and so on. The process of transfer of labor from the subsistence sector to the capitalistic sector will continue to some time till some obstacle hindering this transfer appear. देखो अपन का एक डायग्राम दे रहा है. इस डायग्राम की मैं बात करूँ, ON1 पर जो पॉइंट है, जो लेबर अपने वेजेस फिक्स कर रखी है वो, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब अपन बात करें लेबर की, तो ON1 पर है M1 S पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नीचे है. तो ठीक है, और जैसे ही अपन थोड़े मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जो हुआ है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, सेविंग होगी, तो सेविंग अपन की हुई है तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लेबर अपन के पास सरप्लस में रहेगा. तो अपन का जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लेवल बढ़ जाएगा उसी वेज रेट पर, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो वो इंक्रीज हो जाएगी, M2 हो जाएगी. इसी तरीके से वापस से सेविंग होगी, वापस से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी M3 होके और एम्प्लॉयमेंट ON3 हो जाएगा ON2 से. तो ये अपन के कर्व में शो दिखाया गया है. अब मैं बात करूँ रोल ऑफ बैंक क्रेडिट. बैंक क्रेडिट का क्या रोल है इसमें. फ्रॉम द अबव एनालिसिस द माइट गेट द इम्प्रेशन दैट it is only through the surplus generated in the capitalistic sector that the development of capitalistic sector take place. However is not correct. The process of development can also start if the capitalistic sector initially does not invest its saving the capitalistic what borrow from the bank. अगर कैपिटलिस्टिक सेक्टर में इनिशियली में अगर कोई भी वो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट उसकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो वो बैंक से बोरोविंग करेगा कैपिटल को. अकॉर्डिंग टू लेविस द बेसिक प्रॉब्लम इज टू एम्प्लॉय द लेबर फ्रॉम द सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड दिस कैन बी इनिशियली डन थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बोरोड फ्रॉम द बैंक. लेबर आ जाएगी सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्टिक सेक्टर में, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिएगा. तो पैसा कहाँ से आएगा, अपन को बोरो करना पड़ेगा बैंक से क्रेडिट लेना पड़ेगा अपन को. लेविस इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट क्रिएशन ऑफ बैंक क्रेडिट विल गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन प्राइस. हाउएवर he is not much perturbed he is not much perturbed by this prospect. He is of the view that inflationary pressure will not be continue forever. लुइस इस बात को लेकर के पहले से ही कॉन्शियस था कि अगर बैंकों से हम क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, क्रेडिट उधार लेंगे, पैसे बोरोड करेंगे, तो इससे मार्केट में
जो इन्फ्लेशनरी की वजह से प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। बट वो इतना ज़्यादा पर्टर्ब नहीं था इस प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि वो कहता है कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ समय के लिए रहता है, बाद में इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, वो यूँ कहता है। At time will come when the additional saving generated by the investment of borrowed funds become equal to these very fund। जब एडिशनल सेविंग का जब टाइम आता है, जब एट ए टाइम विल कम व्हेन द एडिशनल सेविंग जनरेट्स, द एडिशनल सेविंग जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट बोरोड फंड्स के इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिकम इक्वल टू दीज वेरी फंड, जो इक्वल हो जाता है वेरी फंड्स के। एट दैट टाइम प्राइजेज विल स्टॉप राइजिंग फर्दर, बाद में प्राइजेज गिरने बढ़ने इंक्रीज रुक जाती है। एज ही से एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड when savings generated through the investment of additional bank credit become equal to the amount of bank credit itself। तो जो अपन बैंक से लोन लिया है, बैंक से बोरोड किया है, तो वो सेविंग इंक्रीज होंगी, तो वो जो अपने पास फंड्स है वो बोरोवर्ड फंड्स के इक्वल हो जाएगा। और साथ में जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम इस पहुंच जाएगा कि जब अतिरिक्त जो एडिशनल अपन का जो इन्वेस्टमेंट था, वो एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट था, सेविंग जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जब एडिशनल बैंक क्रेडिट बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट। और जो अपन ने एडिशनल बैंक क्रेडिट लिया था वो बैंक क्रेडिट के अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा। सेविंग जनरेट होंगी तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू एडिशनल बैंक क्रेडिट, जो एडिशनल बैंक क्रेडिट था वो इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट इटसेल्फ। हम आगे बात करें इस बैंक क्रेडिट के और he is also aware of another fact, inflation can make the distribution of income unfair। लेकिन वो जो बैंक क्रेडिट, रोल ऑफ बैंक क्रेडिट में इन्फ्लेशन को ज़्यादा महत्व दिया है कि वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनफेयर हो जाता है इनकम का। हाउएवर ही से इट विल बी गुड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा सही है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मूव्स इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्टिक, तो जो इन्फ्लेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम की, वो कैपिटलिस्टिक के फेवर में मूव होता है। इफ इन ऑफ कोर्स इफ इन्फ्लेशन टिल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ द ट्रेडर्स इट विल बी बैड फॉर इकोनॉमी। अगर ओके मैन्युफैक्चर कैपिटलिस्टिक के लिए तो ठीक है, लेकिन अब ये जो इन्फ्लेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है टिल, तो वो अगर फेवर में ट्रेडर्स, तो ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा वो नुकसानदायक है, अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। इट विल बी ओनली टू मोर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, और जो इन्फ्लेशन होगा वो स्पेकुलेटिव में सट्टे की जो एक्टिविटीज़ होती है, लोग अपने जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी लोग होंगे, वो उसको अपनी जो चीज़ें उनको स्टॉक करके रखने लग जाएंगे। प्राइजेज जब बढ़ने लग जाएंगे और ज़्यादा हाई पीक पॉइंट पे जब प्राइजेज मार्केट में पहुंच जाएंगी, तो पीक पॉइंट की कंडीशन में अपने स्टॉक को निकालेंगे और तब उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो मार्केट में प्राइजेज और इंक्रीज होंगी। तो ये था रोल ऑफ बैंक क्रेडिट का कि इन्फ्लेशन के थ्रू बैंक क्रेडिट से हमारे पास स्टार्टिंग में सेविंग नहीं होती है, सेविंग नहीं होने की कंडीशन में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से लेंगे। तो अपने जो बैंक क्रेडिट जो लेविस ने रोल ऑफ बैंक क्रेडिट बताया है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पहले सेविंग्स नहीं होती हैं। सेविंग्स नहीं होने की इस कंडीशन में हम बैंक से क्रेडिट लेंगे, बोरो करेंगे फंड्स को, बोरो करने के बाद हम इनको इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसका इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हमारी इनकम बढ़ने लगेगी, इनकम बढ़ने का हमारी सेविंग बढ़ेगी, और जब ये जो फंड्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, उसके जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएंगी, जो हमारे फंड्स थे खुद के और बैंक से ले, वो इक्वल होने के बाद हमारी सेविंग्स बढ़ने लगेगी। और इस तरीके, लेकिन ये जब अपन बैंक से लोन लेंगे, क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, तो वो ये चीज़ अपन को मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन को बॉन्ड करेगी, जन्म देगी। कैसे? क्योंकि जब इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी।
गुड्स सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होने पर लोगों की इनकम वापस से कम हो जाएगी। और जो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा है। ये ट्रेडर्स के फेवर में, अगर मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में है तो ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए। अगर ट्रेडर्स के फेवर में है, जो व्यापारी लोग हैं वो इसका स्टॉक कर लेंगे अपने गुड्स का, और स्टॉक करने के बाद जब वो वापस उसको बढ़ी हुई प्राइस पर सेल आउट करेंगे लोगों के लिए, तो लोग परचेज करने बेबस हो जाएंगे। मजबूरी में उनको वो गुड्स परचेज करनी पड़ेंगी हाई प्राइस पे, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई थी उन्होंने एकदम कम कर दी थी। अब फिर मार्केट में उन्होंने वापस सप्लाई, जब डिमांड ज़्यादा होने लगी तब सप्लाई करने लगे। तो ये क्या होती है, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात की अपन ने आज कैसे कैसे वर्क करता है लेविस मॉडल, कुछ डायग्राम के थ्रू समझे। और रोल ऑफ बैंक क्रेडिट को समझा अपन ने कि बैंक क्रेडिट का रोल क्या है लेविस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल में। थैंक यू सो मच। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।